ट्रेनिंग है ये आपके नॉलेज और स्किल बढ़ाने के लिए, राइट? कमाल की बात है, MDRTs जिनका नॉलेज और स्किल का दुनिया लोहा मानता है, उनको फिर से नॉलेज और स्किल सिखाया जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ कभी है ही नहीं, इस चीज़ की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम तो यहाँ की है, एटीट्यूड और हैबिट की। और एटीट्यूड और हैबिट सिखाए नहीं जाते। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर कंपनीज खर्चा कहाँ करती है? नॉलेज और स्किल्स देने के लिए। वो तो ऑलरेडी पता है, आपको नहीं पता कि हमें अगर हर दिन हम 10 लोगों को फ़ोन करेंगे तो उसमें से 3 अपॉइंटमेंट देंगे और हफ्ते में 2 कॉल्स क्लोज होंगी। ये नॉलेज सबको है। बात तो ये है कि नॉलेज होने के बाद हम करते हैं या नहीं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ये हमारे राइट पार्ट में प्रॉब्लम है, पर सारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो किसके लिए होती हैं? लेफ्ट पार्ट के लिए, राइट? इसी के साथ ये सेशन शुरू करते हैं। आप सब लोगों ने शमशान बैराग्य का नाम सुना है? क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन हुआ, मैं अभी नोट्स पढ़ रहा था सारे, तो उसमें नीड एनालिसिस की भी बात आई, बाकी सारी चीज़ों की भी बात आई। तो शमशान वैराग्य क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले जिग्नेश जी से बात हो रही थी। जिग्नेश जी ज़रा खड़े होकर वो बताइए, वो बकरी वाला जो आपने एग्जाम्पल दिया था एक बार सब। मुझे उम्मीद है पहले वाले सेशन में आपकी बात हुई नहीं थी ना, अभी बकरी वाली आपने बताया नहीं था। ये कुछ बकरी के बारे में बता रहे थे कि बकरी से भी सीखा जा सकता है। हाँ, मैंने तो एक बार जोरदार तालियां भी बजा दें इनके लिए। मैंने तो ऐसा ही बोल दिया था, लेकिन सर ने वो कैप्चर कर लिया। हाँ, अच्छा, होता क्या है, मैंने कई कबार LIC की कई ट्रेनिंग्स किए हुए है, और राजकोट डिवीज़न में अपना जो लियाफी है ना, उसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और मेरी ये भूमिका है कि हर एजेंट को एजुकेट करें। और हम हमारी ब्रांच में क्लब भी चलाते हैं, वहाँ पर भी हम नॉलेज और ये शेयरिंग करते हैं। सर से मेरी ये बात हुई थी कि हमारा कोई भी ट्रेनिंग सेशन हो, कहीं पर भी हो, चाहे आज से 22 तारीख को, 21 को शाम से यहाँ से कुछ लोग जाएंगे, 22 को जाएंगे। होता क्या है कि इतनी सारी ट्रेनिंग्स लेने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो वो ट्रेनिंग का पूरा वो वेस्टेज हो जाता है। तो मैंने उनको बोला कि बकरी को आप भिगोगे, वो पानी उसके ऊपर पड़ता है ना, तो वो रूम में जाते, जहां पर है वहां से वो बाहर जाके यूं करके वो छिड़क देती है। इसलिए हम भी कुछ ऐसे ना बने बकरी जैसे कि घर जाके ये सब कुछ भूल जाइए। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि वो वीडियो के माध्यम से वो हमें लिंक देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो भी लिखा गया है और जो भी समझाया है वो कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है। लेकिन ये सेशन के सभी बंदे वो हर चीज इंप्लीमेंटेशन करेंगे और उससे ही उसका फायदा होने वाला है, तभी जाके सर की ये जो सारी मेहनत है वो रंग लाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जिग्नेश भाई, तुम्हें ग्रेट शो। ये जो इन्होंने बात कही, कुछ साल पहले मैंने शमशान वैराग्य के बारे में पढ़ा था। शमशान वैराग्य क्या होता है कि आपको एक कहानी सुना, तो कबीर का नाम सुना होगा आपने। कबीर साहब जो थे, उनसे कोई मिलने आया और उनके घर गया, बोले मुझे कबीर साहब से मिलना है। बोले घर यहाँ नहीं है, शमशान गए हैं, किसी का देहांत हो गया है। बोले पर मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, पहचानूंगा कैसे? तो बोले आप एक काम कीजिएगा, शमशान के बाहर खड़े रहिएगा, सब लोग जब बाहर निकलेंगे सबके चेहरे पे बहुत तेज होगा, सबके चेहरे चमक रहे होंगे, और आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिएगा, सबके चेहरे का तेज 10 मिनट बाद कम हो जाएगा और एक ही चेहरे पे तेज रहेगा, वो कबीर साहब होंगे। तो ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने सोचा कि शायद ऐसे ही कहने की बात होगी, ऐसे कोई चेहरे से तेज होता थोड़ी है। वहाँ खड़े रहे, थोड़ी देर बाद सब निकले तो सबके चेहरे चमक रहे थे, सबके चेहरों पे तेज था। थोड़ी देर बाद सबका तेज चला गया, एक ही व्यक्ति के रहा, तो वो उनके पास बोले आप कबीर साहब हैं? बोले हाँ। बोले मैं पूछने तो कुछ और आया था, पर ये माजरा क्या है कि सबके चेहरे पे तेज था, अब सबका चला गया, क्या बात है? बोले जब हम शमशान जाते हैं और देखते हैं कि देह पड़ी हुई है और ये समझ में आता है कि मोह माया है, झगड़ा है, क्या रखा है इस चीज़ में, अचानक से आदमी चला जाता है तो बहुत ज्ञान आता है, उस ज्ञान की वजह से सबके चेहरों पर तेज आ जाता है। पर वो 10 मिनट बाद जब कहीं से अचानक से याद आ जाता, दुकान खुली छोड़ के आया हूँ, वहाँ नौकर कहीं कुछ न ले, तो सारा वो तेज़ चला जाता है। तो ये सारे जो सेशंस होते हैं, यहाँ से जैसे ही आप निकलेंगे 2-3 दिन बाद तो बहुत तेज रहेगा आपके चेहरे पे।
फिर जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे और पता चलेगा कि कॉन्टेस्ट आया हुआ है 3 दिन में ये पॉलिसी बेचनी है, काय का नीड एनालिसिस, तो फिर वो तेज सिर्फ मूलचंदानी सर जी के या ट्रेनर्स के चेहरे पे रह जाता है, बाकी सबके से चला जाएगा। बहरहाल क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है, मैं देख रहा था कि MDRT $1 मिलियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए, कमाल है आप लोग। बड़ा मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त आप जिनको बेच रहे हैं वो कमाल के लोग हैं। वो अपने पिताजी को कहते हैं कि किससे ले रहे हो पता तो करो। अच्छा, एक ज़माना था जब हमारे पिताजी हमें कुछ कहते थे तो हम चुपचाप साइन कर देते थे। ये खुद तो नहीं करते, पिताजी को भी मना कर देते हैं कि एक बार देख लो, रखे रहने दो कागज़ 3-4 दिन, मुझे वेबसाइट पे जाके देखना है कि ये हैं या नहीं। तो ये जनरेशन Z जो है ये बड़ी ख़तरनाक है, और यही जो ये सेशन है ये इसी के बारे में कि जनरेशन Z आखिर ऐसी है क्यों। अच्छा, इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपके बच्चे जो हैं वो जनरेशन Z है, तो अगर बाहर काम ना आया तो घर में काम आ जाएगा, और साथ के साथ बाहर, क्योंकि अब इन्हीं लोगों ने डिसीजन मेकर बनना है अगले 5 सालों में। जिन भी क्लाइंट्स के पास जो आपको लगातार पॉलिसियां दे रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से, अब उनके घर में डिसीजन मेकिंग चेंज होने वाली है, आपके घर में भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो ही रही होगी। तो ये जो सेशन है इसके बारे में प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है, क्योंकि MDRT का सबसे बड़ा जो मतलब है वो है प्रोफेशनलिज्म का स्टैंडर्ड। तो ये प्रोफेशनलिज्म वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड आया प्रोफिशियो से। प्रोफिशियो यानी पहले ज़माने में जब भी किसी धर्म में किसी को लिया जाता था तो उसको एक शपथ दिलवाई जाती थी कि मैं इस धर्म के अनुसार ये आचरण करूँगा। तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब भी ये कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसके अनुसार आप आचरण करेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि क्या पताशी बेचने वाला प्रोफेशनल है? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि पताशी बेचने वाला प्रोफेशनल है? हाथ ऊपर करें। प्रोफेशनल पताशी बेचने वाला, पताशी, अच्छा, पानी पूरी बेचने वाला, भेलपूरी बेचने वाला, अब ठीक है, पानी पूरी बेचने वाला, भेलपूरी बेचने वाला, पुचके बेचने वाला, और मुरमुरे बेचने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, ये प्रोफेशनल है क्या? अच्छा, कितने गोलगप्पे मान लीजिए, हाँ, पानी पूरी भी बोलते हैं उसको, पुचके बोलते हैं, गोलगप्पे बोलते हैं सर। अच्छा, वो प्रोफेशनल है क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक हॉकर, जो एक दुकानदार होता है, जो कहीं सड़क पे कोई चीज़ बेच रहा होता है, वो प्रोफेशनल है? आप सब कहते हैं वो है। रिक्शा चलाने वाला, वो भी प्रोफेशनल है। बाल काटने वाला, दर्जी, अच्छा, कोई ऐसा है जो कहता है नहीं ये प्रोफेशनल नहीं है? सब कह रहे हैं प्रोफेशनल है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर आपका नाम? सुधीर जी कह रहे हैं कि सभी नहीं होते, कोई उनमें से होता है, कोई नहीं। आप बताइए सर। जो हमारा काम करने के, जैसे हम एजेंट तो काफी सारे हैं, हाँ, बट वो नॉर्मल एजेंट है। हमारी MDRT और उनकी बीच की बात करें तो ऐसा हमको, अच्छा, आप ये कह रहे हैं MDRT एजेंट्स प्रोफेशनल हैं, बाकी नहीं है। हाँ, अच्छा, मतलब हाँ, तो खुल के कह सकते हैं। उसको मास्टर लिया जाए, हाँ, जो लाइन में जो काम करता है उसको मास्टर लिया और नाम बनाया उसको। अच्छा, ठीक। और हाँ जी सर, दे आर बिजनेसमैन, नॉट प्रोफेशनल्स। अच्छा, ठीक। तो मैं जो समझा हूँ वो मोटा मोटा ये है कि बाल काटने वाला प्रोफेशनल नहीं है पर जावेद हबीब है ना। दर्जी प्रोफेशनल नहीं है पर मनीष मल्होत्रा है। यही कह रहे हैं आप लोग? कोई नहीं कह रहे? हाँ, क्या कह रहे हैं? मुंबई में ऐसे बहुत सारे टेलर हैं जो कपड़ा जब लेते हैं सिलाई करने के लिए, तो उसकी जो बिल बनती है वो बिल में डिलीवरी डेट और ट्रायल डेट बताते हैं। तो ट्रायल डेट के सवेरे 9 बजे उनको एक SMS आता है कि आपकी ट्रायल रेडी है, प्लीज़ आप आइए और अपना चेक कर लीजिए, उसके बाद हम फाइनल करेंगे। और उनकी जब डिलीवरी डेट होती है तो उस दिन पे उनको डिलीवरी का मैसेज आता है और उनको डिलीवरी मिल जाती है। लेकिन बम्बई में ऐसे बहुत सारे लेडीज़ टेलर हैं कि लेडीज़ 10 बार धक्का खाती है, फिर भी बोलता है मैडम आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसे वो चलते रहते हैं। ताली बजाइए सर के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये, जावेद हबीब ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो बंदा जो अपनी डिलीवरी टाइम पे कर रहा है वो इम्पोर्टेंट। हाँ, तो बात सिर्फ डिलीवरी की नहीं है, इससे एक कदम और आगे चलते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म का प्रोफेशन से लेना देना नहीं है। हो सकता है एक डॉक्टर भी अनप्रोफेशनल हो सकता है एक इंजीनियर भी अनप्रोफेशनल हो सकता है एक एजेंट भी अनप्रोफेशनल हो। ये वो है कि आपके काम करने के तरीके से क्या आपके काम को इज्जत मिलने लगी है या नहीं।
अब जैसे बहुत सारे गाने वाले थे, पर भारत रत्न लता जी जब आई तो पार्श्व गायक, जिसको कोई घोष सिंगिंग कहते हैं, उसको इज्जत मिलने लगी तो वो प्रोफेशनल हो गई। बहुत सारे भांड भी होते हैं, पर हम अमिताभ बच्चन जी का नाम सम्मान के साथ लेते हैं। जब आपके वजह से आपके काम को सम्मान मिलने लगे, वो प्रोफेशनलिज्म है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि जैसे वो टाइम पे एक मैसेज चले जाना और फिर उसी दिन दे देना, ये भी एक हैबिट का हिस्सा है। तो एक किताब आई, अच्छा मैं जब आपको पॉइंट बोलूँ तो पूरी सेशन में सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, और अगर आप लिख लेंगे तो शमशान वैराग्य नहीं होगा। तो एक किताब आई सुब्रतो बागची की, जिसका नाम था प्रोफेशनल, और उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा प्रोफेशनल कौन है? तो उसने कहा महादेव। तो बोले महादेव कौन है? बोले महादेव जो है वो चांडाल है। अब चांडाल कौन होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं अंडरटेकर। अंडरटेकर का मतलब वो आदमी जो क्रियाकर्म करता हो, जिन व्यक्तियों के घर वाले ना हो, लावारिस लाश हो, उसका क्रियाकर्म करने का काम करता है महादेव नाम का व्यक्ति। वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा प्रोफेशनल है। तो बड़े सारे लोग खफा हो गए। अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने खाना खाया, हो सकता है नींद आए, पर बात बड़ी ज़बरदस्त है, ज़रा सुनिएगा। तो बोले क्या आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने एक तो इतनी खूबसूरत किताब लिखी, मार्क ज़करबर्ग को बना लेते, और अगर विदेशियों से नफरत हो तो यहाँ के अपने टाटा साहब को ले लेते, किसी को ले लेते, आपने किसकी बात कर रहे हो महादेव की, जिसे कोई जानता ही नहीं है। उन्होंने अपना पहला जो किताब का चैप्टर है उसका नाम है बरियल ऑफ द डेड, और उन्होंने कहा ये महादेव नाम का व्यक्ति जो है ये दक्षिण भारत में पैदा हुआ, और जब ये 11 साल का था तो इसकी माँ को और इसको घर से धक्के देके इसके पिताजी ने निकाल दिया। माँ जो है वो बच्चे को लेके बैंगलोर में रहने लगी और घरों में काम करने लगी। बच्चा जो है वो सड़क छाप लोगों के साथ, बच्चों के साथ पलने बढ़ने लगा, तो हरकतें उसी तरीके की रहीं। जब बच्चा लगभग 11-12 साल का था तब उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, क्वीन विक्टोरिया हॉस्पिटल में, और कहा गया कि तुम्हारी माँ शायद 3 या 4 साल और ज़िंदा रहेगी। पर इतना भी समय नहीं था, उसकी माँ जल्द ही चल बसी, 6-7 महीने में माँ चली गई। अब उस 11-12 साल के बच्चे का पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं, ब्रह्मांड कह रहा हूँ, शहर भी नहीं। अब उसके साथ जब ये रहने लगा तो अब उसके पास कोई ठिकाना तो था नहीं, तो वहाँ जो एक हॉस्पिटल अटेंडेंट था उसने ये कहा कि तुम मेरे साथ रह लो, पर तुम्हें अपने खाने पीने का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा। तो ये क्या करता था, कुछ मरीजों के जिनके रिश्तेदार नहीं होते, किसी के लिए बिस्किट ले आता, किसी के लिए दूध ले आता, किसी के लिए कुछ ले आता, ऐसे इसका काम चल रहा था। 16-17 साल का हुआ तो इसको इसका पहला काम मिला। काम क्या था कि एक पुलिस वाले को एक लावारिस लाश को ठिकाने लगाना था। तो पुलिस वाले ने इसे 200 रुपये दे के कहा कि इस लाश को ठिकाने लगा दो। ये इसका पहला काम था। अच्छा, इस काम में कोई ख़ास बात है? आपके शहर में पता नहीं कितने डोम या चांडाल होंगे जो लाशों को ठिकाने लगाते होंगे। इसको वहाँ के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया इसके कार्य के लिए, इसके प्रोफेशनलिज्म के लिए। हैरानी हुई? आप कभी भेलपुरी वाले को, कभी पताशी वाले को, पताशी नहीं बोलूँगा, पानी पूरी, भेलपुरी, गोलगप्पे या रिक्शा चलाने वाले को, पता नहीं कितने दर्जी नाई होंगे जिनको सम्मानित नहीं किया जाता अपने काम के लिए, जबकि वो अपने काम में बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ऐसा इसने क्या किया कि इसको सम्मानित किया गया? तो किसी ने बताया कि इसकी ख़ास बात ये थी कि जब इसको 200 रुपये मिले, इसने उस लाश के लिए कफन लिया, इसने अगरबत्ती ली, इसने घी लिया, इसने चंदन लिया, सब ये दुकान पे गया और बोला कि मुझे ये सारा सामान चाहिए। तो दुकानदार ने कहा किसकी लाश है? बोला ऐसे ही कोई लावारिस लाश है। तो बोले तू बच्चा है, बेवकूफ़ है, तुझे जब 200 रुपये मिले हैं तो तू कुछ बचा, ये सब खर्च करेगा तो मुश्किल से तेरे पास 10-20 रुपये बचेंगे। तो बोला नहीं, आप मुझे दो। इसने वो 200 में से 180 रुपये खर्च करके उस लाश का वैसे ही क्रियाक्रम किया जैसे कोई किसी अपने का करता है। तो उसके बाद इसे दूसरी लाश मिली कुछ दिनों बाद। ये फिर से दुकानदार के पास पहुंचा, बोला अब क्या हो गया? बोला एक और लाश आई है। तो बोले तू बेवकूफ़ है, तेरे में अकल नहीं है क्या? मैं तुझे बच्चा कह समझा रहा हूं तुझे कि 200 रुपये आते हैं तो उसमें से 50-60 रुपये बच सकते हैं। किसने देखा लाश? भाई तुझे पुलिस वाला दे गया, उसने देखना है नहीं, तूने इसका क्या करना है? लाश ने उठ के बताना नहीं है कि मेरा क्रियाक्रम बड़ा अच्छा हुआ है। तो तू कर किसको दिखाने के लिए रहा है? अच्छा, लावारिस लाश है, कोई देख नहीं रहा तू कितना अच्छा काम कर रहा है, तो तू चुपचाप इसको निपटा 100 रुपये में। तू पागल हो गया है? तो माना नहीं, बोला आप तो मुझे दे दो।
इसने फिर से लाश का उसी तरीके से अच्छे से क्रियाक्रम किया जैसे कोई अपने का करता है। फिर तीसरी बार इसे फिर से लाश एक मिली, ये फिर से गया, इसने फिर से 200 रुपये दिए और फिर से सारा सामान मंगा। अब के दुकानदार ने क्या किया होगा, क्या कहा होगा इसे? कुछ भी नहीं कहा। क्यों? मानता नहीं है। हाँ हाँ जी सर। ये उसकी एक एटीट्यूड का हिस्सा बन चुका था कि वो डेड बॉडी को सम्मान करता है। मुझे मैम ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया। क्या किया? कि तू पागल है, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, उसने ये भी नहीं कहा कि बोले ये पागल है, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। प्रोफेशनल और पागल में इतना ही फर्क है कि काम को लेके पागलपन जिसका शुरू हो और खत्म हो जाए वो पागल, और जिसका पागलपन सारी जिंदगी रह जाए वो प्रोफेशनल। जिन लोगों के पागलपन आज तक रह गए हैं वो प्रोफेशनल है ना। अमिताभ जी 80 की उम्र में केबीसी सवेरे 7 बजे से लेकर 2 बजे तक शूट कर रहे हैं। मूलचंदानी जी यहाँ बैठे हुए हैं, लता जी, आशा जी 90 की उम्र तक गा रही हैं, तो वो उनका जो पागलपन है वो खत्म नहीं हुआ ना। जिनका खत्म हो गया वो पागल रह गए, और जिनका बरकरार रहा वो प्रोफेशनल हो गए। तो अच्छा, आपने भी बहुतों को देखा होगा कि एमडीआरटी बहुत बनते हैं। पहले साल बनने के बाद 40% लोग फिर से एमडीआरटी नहीं बनते। सही कह रहा हूं सर? ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू में हर काम को लेके जोश होता है ना। जब कोई भी काम शुरू करते हैं जोश होता है, हाँ कर लिया, 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया। फिर जब जोश ठंडा पड़ने लगे तो प्रोफेशनलिज्म ठंडा हो गया। तो प्रोफेशनलिज्म की सबसे पहली जो ज़रूरत है वो ये है कि प्रोफेशनल्स को सुपरवाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुपरवाइजर की ज़रूरत मतलब कैसे? कि मान लीजिए यहाँ मूलचंदानी जी ना हो और LIC के कोई ऑब्जर्वर ना हो और ये सेशन हो, तो ये सेशन बेरोक टोक आराम से ऐसे चले जैसे कि बोर्ड मीटिंग चल रही हो, तो प्रोफेशनल है। और अगर कोई आके बार बार हड़काए कि अटेंडेंस नहीं तो मैं ये कर दूंगा, अटेंडेंस नहीं दी तो ये कर दूंगा, तो फिर हम बच्चे हैं। बच्चों को सुपरवाइजर की जरूरत होती है। जैसे टीचर क्लास से चली जाती है तो बच्चे शोर मचाते हैं, फिर टीचर आ जाती है, फिर चुप हो जाते हैं। जब हमारा व्यवहार किसी को देख के बदल जाए, किसी के सामने कुछ और किसी कोई ना हो तो कुछ और, तो हम फिर प्रोफेशनल नहीं, बच्चे हैं। महादेव को कोई देखने वाला नहीं था, ना उसको पुलिस वाला देख रहा था, ना लाश के रिश्तेदार, ना लाश खुद। फिर वो किसको दिखाने के लिए कर रहा था? तो वो खुद ही खुद को सुपरवाइज कर रहा था। अगर आप खुद को आज सुपरवाइज कर पाते हैं, अगर आप देख पाते हैं कि हर हफ्ते, साल का इंतजार मत कीजिए, हर हफ्ते मैंने कैसा काम किया, अगर आप ये कर पाते हैं तो आप प्रोफेशनल हैं। नहीं तो एमडीआरटी तो हैं, प्रोफेशनल नहीं है। जैसा सर ने कहा कि ऐसे बहुत सारे दर्जी हैं जो 10 बार चक्कर लगवाते हैं। तो अगर आज भी आपके पास कोई आके चक्कर लगाता है कि भाई एमडीआरटी फिर कब कर रहे हो यार, और आप मार्च की 31 तारीख को उसको सरप्राइज देते हो कि हो रहा है या नहीं, तो एमडीआरटी तो है, फिर प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है सर? तो अभी तक हमने कितनी बातें की? पहली कि काश में से सबसे बड़ी चीज नॉलेज और स्किल्स बहुतों के पास है और जाया भी हुआ है बहुतों का। कमाल के लोग आए जिनमें बहुत जबरदस्त नॉलेज और बहुत बड़ा स्किल था, बड़े बड़े लोग, चाहे संगीत की बात करें, चाहे क्रिकेट की बात करें। ऐसा कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर के साथ उनके जो दोस्त बहुत अच्छा खेला करते थे, क्या नाम था उनका? विनोद कांबली। वो उनसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, पर उनका टैलेंट धरा रह गया और सचिन की आदतों ने उसे आगे ले गए। तो वो आदतें जो हैं, या तो अनुशासन का दर्द और या फिर पश्चाताप का दर्द, एक दर्द तो चुनना पड़ेगा। तो पहली चीज हमने सीखी कि इसमें राइट पे जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड और हैबिट। और दूसरी चीज, प्रोफेशनलिज्म का मतलब नो सुपरविजन। किसी के देखे बिना अगर काम वैसे ही चल रहा हो तो हम प्रोफेशनल हैं। जैसे अगर बार बार याद दिलाया जाए कि मेरे कपड़े बन गए क्या, आपको 5 दिन हो गए, आपको 7 दिन हो गए, मेरे कपड़े क्यों नहीं दिए। मान लीजिए दर्जी की बात करें, और अगर दर्जी ने डेट दे दी, टेलर ने दे दी, और उसी दिन आपके पास मैसेज आ जाए और रेडी हो जाए, तो विदाउट सुपरविजन अगर आपका काम है तो आप प्रोफेशनल हैं। आपके काम में पॉलिसी पैक हो चाहे पोस्ट सेल सर्विस हो, अगर मिल रही है लोगों को तो आप प्रोफेशनल हैं। अगर आपके लोगों को, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनके पास बर्थडे मैसेजेस जा रहे हैं तो आप प्रोफेशनल हैं। और अगर उन्हें याद करना पड़ता है यार पॉलिसी ले जाने के बाद कभी दर्शन ही नहीं दिए, तो फिर हम प्रोफेशनल नहीं हैं। तो वही एक काम, अगर आपकी वजह से इस काम को सम्मान मिल रहा है तो आप प्रोफेशनल हैं। अगर आपकी वजह से इस काम का नाम खराब हो रहा है
तो अनप्रोफेशनल है। ये MDRT की खास बात। अच्छा, कुछ साल पहले एक और बात हुई थी। अब ये मैं जब जॉब के बाद जब बिज़नेस में आया तो मैं मेरे दोस्त के पास गया और मैंने कहा कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? तो बोले जॉब करना हो तो बिज़नेस की तरह करना, और बिज़नेस करना हो तो जॉब की तरह करना। मैंने कहा उल्टा कह रहे हो भाई, जॉब करना हो तो जॉब की तरह करना, बिज़नेस करना हो तो बिज़नेस की तरह करना। बोले नहीं, जॉब करना हो तो बिज़नेस की तरह करना, बिज़नेस करना हो तो जॉब की तरह करना। मैंने कहा कन्फ्यूज़ कर रहे हो। बोला तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, बत्रा जी और लूथरा जी, दोनों दोस्त भी थे, और बत्रा जी की बड़ी अच्छी कंपनी है, उसमें लूथरा जी मार्केटिंग हेड हैं। तो दोनों शाम को, जैसे सर कह रहे थे कि बोतल लिए हुए साथ बैठे हुए थे, शाम को दोस्त हो जाते हैं। तो बत्रा ने लूथरा से कहा और सब ठीक है ना? तो लूथरा ने कहा बत्रा तुझे एक बात बोलूं, तू ना किस्मत की खाता है। अच्छा, मान लीजिए आप लोग इतनी मेहनत करके आए और कोई एक दिन आके कहे यार तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, मेहनत तो मैं भी करता हूँ, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो वो अपने मालिक को, जिसके यहाँ नौकरी करता है, उसको कहता है कि तू किस्मत की खाता है। तो बत्रा साहब ने कहा कि यार ऐसे कैसे कह रहे हो यार, किस्मत की खाता हूँ? किस्मत चलती है लेकिन मेहनत भी है। बोले नहीं नहीं, तेरे में अक्ल तो ढेले भर की नहीं है। ये तो क्या है, मैंने तुझे संभाल रखा है। तुझे याद है हम दोनों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की थी, वो बता रहा था कि हम दोनों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की, हम दोनों ने एक साथ सोचा, वहाँ हमारी ट्रेनिंग एक साथ हुई, और उसके बाद हम दोनों ने ये सोचा था कि हम क्या करेंगे। तेरे दिमाग में तो इतना भी नहीं था कि बिज़नेस करें, मैंने तुझे आइडिया दिया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं और बिज़नेस शुरू करते हैं। तो तूने मुझसे पूछा किस चीज़ का बिज़नेस करें, तो मैंने तुझे बताया कि इस चीज़ का बिज़नेस करते हैं। मैंने भी बिज़नेस खोला, तूने भी खोला, मेरा बिज़नेस फ्लॉप हो गया, तेरा चल गया। सारा आइडिया मेरा बिज़नेस फ्लॉप हो गया, तेरा चल गया। अब ये किस्मत की तो बात है। तो बत्रा ने कहा लूथरा मैं आज तुझे कहूँगा, तुझे बुरा लगेगा। अच्छा, ये जो बात कह रहा हूँ वो जो बत्रा ने लूथरा को कही, आप भी ज़रा गौर कीजिएगा। बत्रा ने कहा मैं जो तुझे कहूँगा तुझे बुरा लगेगा। बोल नहीं नहीं, बोलना, ऐसा क्या कह लेगा तू? बोल तुझे याद है जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, ऐसी ही ट्रेनिंग थी, उनकी थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग थी, हमारी जब ट्रेनिंग चल रही थी पुंछ राजौरी में, तो हम जब रात को आए तो मैंने तुझे कहा कि शायद हमारी ट्रेनिंग रूम में जहाँ हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हो रही थी, उसके जो बल्ब है और ट्यूबलाइट हम जलता हुआ छोड़ आए, ऑन छोड़ आए, तो चल चल के बुझा के आते हैं, लाइट्स ऑफ करके आते हैं। तो उसने कहा कि तुझे याद है तूने क्या कहा था? मुझे याद है मैंने क्या कहा था। लूथरा बोला मुझे याद है, मैंने तुझे कहा था कि यार यहाँ से हम जाएं 1.5 घंटा जाने का पहाड़ी पर, वापस आने का 1.5 घंटा, शाम को 7 बजे 11-12 बजे लौट के आएंगे, सवेरे 4 बजे वापस उठना है क्योंकि फिर से फिजिकल ट्रेनिंग होगी। और मान ले अगर सारी रात एक बल्ब जलता भी है तो कितना किराया आएगा, कितना आ जाएगा बिजली का बिल? एक बल्ब का कितना आता है? 10-20 रुपए। और वो भी तेरे बाप का क्या जाता है, जो गवर्नमेंट दे रही है, तेरे बाप का क्या जा रहा है? तू शांति से बैठ जा। बोला हाँ तूने बिल्कुल यही कहा था। बोले और तुझे पता है मैंने क्या किया था? बोले मैं तो इसीलिए, ये तो साबित ही करता है कि तू बेवकूफ़ था। तू गया 1.5 घंटा जाके उसको बुझा के 1.5-2 घंटे में वापस आया, और 2 घंटे बाद वापस तू ट्रेनिंग में था। तो मैं तो कह ही रहा हूँ तू बेवकूफ़ था, देख तू तब भी बेवकूफ़ है, मैं तो यही कह रहा हूँ। तो बत्रा ने कहा ना मैं तब बेवकूफ़ था ना मैं आज बेवकूफ़ हूँ, मैं तब भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूँ, तू तब भी नौकर था और आज भी नौकर है। उसने कहा कि ये जो मालिक और नौकर होता है ना, ये टाइटल नहीं है, ये आदतें हैं। कुछ लोगों की आदतें नौकरों वाली होती हैं। नौकरों की क्या आदतें होती हैं? रिसोर्सेज वेस्ट करना। आप लोग घर में है ना, बच्चे लाइट जला के रूम से चले जाते हैं, साबुन वेस्ट करते हैं, शैम्पू वेस्ट करते हैं। गुस्सा किसको आता है? घर के मालिक को। जो भी घर का मालिक है, अगर आपके पिताजी हैं तो उनको गुस्सा आएगा। अगर घर में डोमेस्टिक हेल्प है, मेड है, वो ज़्यादा फिनाइल यूज़ कर रही है, ज़्यादा साबुन यूज़ कर रही है, तो गुस्सा किसको आता है? मालिक को। और नौकर को रिसोर्सेज वेस्ट करने मज़ा आता है। अब बत्रा ने उसे यही कहा कि ये आदतों की बात है कि वो सारे लोग जो नौकरी में, जिनकी आदतें नौकरों जैसी होती हैं, नौकरी का मतलब जॉब है, जॉब में जिनकी आदतें नौकरों जैसी होती है, रिसोर्सेज वेस्ट करना, पेपर वेस्ट करना, लाइट वेस्ट करना, वो जब अपना काम करते हैं उनकी आदतें तो तब भी नौकरों वाली होती हैं, रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं। इसीलिए 95% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं पहले ही साल में। आप देख लीजिए जितने भी बच्चे जो आजकल बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस 95% के बंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आदतें नौकरों वाली हैं, मालिक हैं तो क्या हो गया।
वो सारे मालिक जिनकी आदतें नौकरों वाली हैं जल्दी नौकर बन जाते हैं किसी के यहाँ, और वो सारे नौकर जिनकी आदतें मालिकों वाली हैं उन्हें कोई समझदार आदमी ढूंढ के मालिक बना देता है। तो ये मालिक और नौकर जो है ये टाइटल नहीं है, ये आदतें हैं। अगर हमारी आदतें मालिकों वाली हैं तो मालिक ही रहेंगे, और अगर आदतें नौकरों वाली हैं तो नौकर बनने में देर नहीं लगेगी। तो इसलिए मेरे दोस्त ने जब मुझे ये कहा कि अगर जॉब करना हो, क्योंकि जॉब करने में, अगर जॉब करना हो मतलब अगर जॉब में हो तो बिजनेस की तरह करना, क्योंकि जॉब वालों की एक प्रॉब्लम होती है, 10 से 6 ऑफिस में रहते तो हैं पर ओनरशिप नहीं रहती, दिमाग में कुछ और चलता है। और बिजनेस वालों की एक प्रॉब्लम कि ओनरशिप तो बहुत रहती है पर डिसिप्लिन नहीं होता। आज साली आ गई इसलिए 11 बजे चले जाएंगे, 3 दिन की छुट्टी, 7 दिन की दिवाली, 15 दिन की। दुकानदार जो है जिस दिन दिवाली होती है उस दिन जम के काम करता है। अच्छा, ये मैंने मेरे अंदर भी बदलाव देखा। मैं जब जॉब करता था तो हमें संडे को बुलाते थे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि कोई गुलामी थोड़ी कर रखी है, संडे को बुला रहे हैं, टारगेट पूरा कंपनी का नहीं हुआ। पर अब जब मेरा बिजनेस है तो मैं संडे को ट्रैवल भी करता हूँ, तो मेरा भी माइंडसेट चेंज हो गया। मुझे लगा कि वाकई जब आप नौकरी मालिक की तरह करते हो और जब बिजनेस नौकर की तरह करते हो कि मुझे मेरा मालिक जो है वो गुस्सा हो जाएगा, तो बिजनेस में कमाल हो जाता है, क्योंकि दोनों में एक एक नुकसान। हम अच्छा, ये क्यों मैंने कहा डिसिप्लिन अप्रोच क्यों नहीं होती बिजनेस में? आप सब लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, है ना? डिसिप्लिन अप्रोच की नहीं होने की वजह से क्या होता है, मान लीजिए एक दूध वाला है, उसका दूध बहुत खालिस है, बहुत अच्छा, बहुत प्योर, सस्ता देता है, लेकिन कभी आता है कभी नहीं आता। और वहीं एक दूसरा दूध वाला जिसके दूध में मिलावट है, पैसा ज़्यादा लेता है लेकिन रोज़ आता है, किससे लेंगे दूध? एक बाई है जो घर में काम करती है, सफाई नहीं करती पर रोज़ आती है, और एक बाई है जो घर को एकदम चमका देती है पर आने जाने का टाइम नहीं है और हफ्ते में कभी भी छुट्टी ले लेती है, एवरीडे। तो हम अगर बिजनेस में, तो हमारी दुकान डेली खुलती है या नहीं? तो मुद्दे की बात यह है कि आपकी दुकान अगर रोज़ खुलती है तो हमेशा खुली रहेगी, और अगर आपकी दुकान कभी बंद रहती है कभी खुलती है तो जल्दी बंद हो जाएगी। अच्छा, अभी तक जो मैंने बातें बताई कुछ याद है? क्या मैंने प्रोफेशनल बनने के लिए नहीं कहा, आपकी मर्जी। मैं कौन होता हूँ एमडी आर्टिस्ट को बताने के लिए कि बनिए? जो महादेव जो बताया आपने, वो शमशान महादेव की खास बात थी कि वो बिना सुपरविजन के काम करता था। और कोई, किसी को और कोई बात रह गई हो याद, पल्लू में बांधी हो किसी ने? बकरी, जिग्नेश जी के लिए जोरदार तालियां। एक गांधी जी की बकरी, एक जिग्नेश जी की बकरी याद रहेगी। और हाँ, कबीर साहब की शमशान वैराग्य, कि हमें हमेशा चीज़ें कुछ दिनों के लिए अच्छी लगती हैं फिर हम धीरे धीरे भूल जाते हैं अगर आदतें ठीक नहीं है तो। और सर? हाँ, हर हफ्ते अपने काम का एनालिसिस यानी सुपरविजन। और कोई बात? हाँ जी सर। नौकरी करने, हाँ दिल से करिए। चलिए, हाँ जी सर, माइक चाहिए? अच्छा हाँ, पागलपन, एक मिनट सर आया। अपना पागलपन उस लेवल तक चले जाए कि किसी के सुपरविजन की जरूरत नहीं हो तो वो प्रोफेशनल बन जाता है। बहुत बढ़िया। अभी सर आपने जो प्रोफेशनलिज्म की बात की है, उसमें अभी एक नया कंपनी बना हुआ है, बॉम्बे में ही बना हुआ है, वो अंतिम क्रिया करवाती है। अभी तक उसका फ़ीस है 37,500 रुपया, और उसमें आता है अर्थी, पंडित, नाई, कांधा देने वाला, साथ में चलने वाला, राम नाम सत्य बोलने वाला, अस्थि विसर्जन भी वो करवाते हैं। और अभी तक उसने 50 लाख प्रॉफिट कर चुकी है, और उसका टारगेट 1 साल में 2,000 करोड़ का है, और करीब 5,000 से ज़्यादा वो अंतिम संस्कार अब तक करवा चुकी है। तो दिस इज प्रोफेशनलिज्म। महादेव की खास बात क्या थी कि उसने 70,000 से ज़्यादा लोगों का क्रियाक्रम किया था। आप महादेव को सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, बरियल ऑफ द डेड के नाम से। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उन्हें अवार्ड भी दिया। एक और ख़ास बात थी उस आदमी की कि वो अपने काम को काम नहीं समझता था। उसने काम के लिए कभी शर्तें नहीं लगाई कि लाश जो है वो जली हुई आई तो हाथ नहीं लगाऊंगा, कीड़े पड़े हुए तो हाथ नहीं लगाऊंगा, संडे को
काम नहीं करूँगा, सैटरडे को हाफ डे लूँगा। अगर ऐसा गांधी जी भी कहते, देखो भाई एक तो सैटरडे को मत बुलाना, हाफ डे रहता है मेरा, संडे को मैं छुट्टी रखता हूँ, और लाठी मुझे पढ़नी नहीं चाहिए, तो आज़ादी नहीं मिलती। तो जितने भी लोग जो कंडीशंस लगाते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते। अगर उनको ये लगता है कि मैं इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन थी, तो उनको भी प्रोफेशनलिज्म नहीं माना। ओके